बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीफ फारूक। जा कौन रहा है? हुकूमत नहीं जा रही, लगता तो नहीं है, क्योंकि अगर पीडीएम के हवाले से देखा जाए तो जितनी तारीखें दे दी गई, हुकूमत कहीं नहीं गई। एज वी स्पीक इमरान खान साहब आज भी मुल्क के वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। असल में साजिश कर कौन किसके खिलाफ रहा है? क्या मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश हो रही है? कुछ चार जो फ्रंट रो में बैठने वाली शख्सियात है कौमी असम्बली के अंदर, वो ये साजिश कर रहे हैं, या कोई साजिश ऐसी हो रही है जिसका सिर्फ मुस्लिम लीग नून को पता है और वो मुस्लिम लीग नून के हवाले से नहीं हो रही, वो इमरान खान साहब के हवाले से हो रही है? जनाब एहसन इकबाल क्या फरमा रहे हैं, जरा सुनिएगा। खबर असल में यह है कि पीटीआई के अंदर चार लोग हैं। एक का ताल्लुक जो है वो साउथ पंजाब से, एक का केपी से, एक का जेलम से और एक हाइब्रिड है कराची और इस्लामाबाद के। ये चार लोग लाइन में लगे हुए हैं कि इमरान खान साहब तो फेल हो गए हैं, इनकी फेलियर के नतीजे में असेंबलियां ना टूटें, हम पर मुतबादल वजीर आजम का हाथ रख दिया जाए या कबूल कर लिया जाए तो हम इस निज़ाम को 2023 तक खींच सकते हैं। आपने पीटीआई के जिन चार लोगों का तस्करा किया है, उनमें से साउथ पंजाब के आपने शाह महमूद कुरैशी का तस्करा किया, मैंने नाम नहीं लिया किसी जेलम से आपने फवाद चौधरी का तस्करा किया, केपी से आपने परवेज खट्टक का किया, और हाइब्रिड जिसको आपने कहा है वो असद उमर है। तो ये चारों आपने कहा ये पीटीआई से तजवीज़ किया जा रहा है, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। इस वक्त इमरान साहब के सामने मोर लॉयल देन द किंग बन के उनकी खुशनुदी भी लेना चाह रहे हैं और अंदर अंदर उनकी जड़ें भी काट रहे हैं। यही तो सवाल है जी कि असल में साजिश कौन किसके खिलाफ कर रहा है। आज के प्रोग्राम में इस पर बात होगी, और ये भी कि फॉरेन फंडिंग केस का मामला है, इलेक्शन कमीशन में चल रहा है। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से ये कह दिया गया है, बाकायदा तौर पर हुक्म है कि उस स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जिसके हवाले से बाद में तफसीलात यह आई कि उसके तकरीबन 8 वॉल्यूम्स ऐसे हैं जिनको अभी तक कंसील रखा गया था स्क्रूटनी कमेटी की जानिब से, उनको अब पब्लिक कर दिया जाएगा। स्क्रूटनी कमेटी का कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी सफ़ा ऐसा नहीं होगा उस रिपोर्ट का जो कि सीगा एराज में रखा जाएगा, बल्कि रेडली पब्लिक के लिए अवेलेबल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है इस वक्त कि जिस तरह ये रिपोर्ट आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, पीपल्स पार्टी को भी अपने फंड्स का जवाब देना चाहिए और मुस्लिम लीग नून को भी देना चाहिए। फेयर बात है, लेकिन फिलहाल डॉक के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंफर्म ये करती है कि जी ना हम पे इंडिया ना हम पे इसराइल किसी तरह की फॉरेन फंडिंग हम पे लेने कोई साबित नहीं हुआ, लिहाजा हम तो वील गो स्कॉट फ्री, हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी, लेकिन डील सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाईजान कौन किसके साथ कर रहा है और साजिश कौन किसके खिलाफ कर रहा है। मियां फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं इत्तलात व नशरियात के। फारूक साहब बहुत शुक्रिया आपका। जनाब डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्कुरा रहे हैं। डॉक्टर साहब मुस्कुराते रहिएगा प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। वी आर इन वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। सबसे पहले भाईजान, साजिश इमरान खान साहब के खिलाफ हो रही है या पीएमएलएन में मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हो रही है? चले आप ये बताएं, आपने खोखर साहब को क्यों कहा है कि जी पीपल्स पार्टी में ही है? मैं रिकन्फर्म कर रहा था। हालांकि करना इनसे चाहिए था। वो चार लोग और हैं जिनसे करना चाहिए। आपने हालात की मुनासबत से सवाल नहीं पूछा। आपने खोखर साहब को बतौर नुमाइंदा पीपल्स पार्टी नहीं बुलाया? नहीं, मैंने बुलाया है। अब देखिए, मैंने कुछ नहीं कहा, डॉक्टर साहब ने कहा। आपके दिल में कोई नया लड्डू भाई मेरे दिल्ली खड़ा लड्डू नजरियाती कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो चार लोग और हैं सर। जी वो और हैं सर, वो और हैं। सर मैंने सिर्फ ये कहा है कि मौके और हालात की मुनासबत से सवाल नहीं पूछा गया। अच्छा, ये मैंने नहीं कहा कि आपने इनसे क्यों पूछा, वो ही इज अ ग्रोन अप मैन, ही कैन आंसर ऑफ कोर्स बाय ऑल मींस। लेकिन मौके की मुनासबत से आप कहां सवाल ये पूछें, वो पहले। जी जी चलिए, फारूक साहब तो इधर ही कहीं नहीं जा रहे। डॉक्टर साहब का ध्यान किसी मिडनाइट डील के ऊपर है। वो भी जो है वो कॉम्बो प्लस के साथ। बुनियादी तौर कॉम्बो प्लस डील है, वो भी मिडनाइट दी, अल्लाह रहम करे। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब तो नाअहल हैं आपके इल्म में, और जब नवाज शरीफ नाअहल हैं, यही वजह थी कि शायद खाकान अब्बासी को पीएमएलएन ने उस वक्त वज़ीर आज़म के तौर पर नॉमिनेट किया। उस वक्त भी नून लीग के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि क़यादत संभालने के ख्वाहिशमंद थे, और उनकी शेरवानियाँ जो है वो लटकी रह गई वहाँ पर। अब हालिया दिनों में आपको याद होगा कि जावेद लतीफ़ साहब ने एक बयान दिया था कि पीएमएलएन के अंदर कुछ लोग जो हैं वो असाइनमेंट के ऊपर आए हुए हैं, और जिसके बायस आपको याद होगा कि उनको एक शोकाज नोटिस भी जो है वो सर्व कर दिया गया। अब उस शोकाज नोटिस का क्या बना क्या नहीं बना, वो एक अलहदा बहस है, एक अलहदा डिबेट है।
लेकिन उस वक्त भी उन्होंने कुछ लोगों की तरफ जो है वो इशारा किया, वो मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा हमारे पार्टी के अंदर कोई भी ऐसा नहीं जो मियां नवाज शरीफ साहब के पीछे लगा हुआ हो, वो ताहयात कायद हैं। उसके बाद एक और कोशिश हुई। अच्छा। उस कोशिश में शाहिद खाकान अब्बासी पेश थे, वो बाहर आए, उन्होंने कहा जनाब हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार जो हैं वो शहबाज शरीफ हैं। अच्छा, जब शहबाज शरीफ का नाम आया, चंद ही रोज़ बाद जो है वो नवाज शरीफ साहब की जो साहबजादी हैं मरियम सफदर, उन्होंने आके कहा नहीं, इसका फैसला जो है पार्टी करेगी, वो वज़ीर पार्टी नहीं करेगी, इसका फैसला जो है वो नवाज शरीफ करेंगे। तो लिहाजा वहाँ पर एक क़यादत का झगड़ा तो है। जब से ये 4 लोगों का जिक्र आया है तो ख़ास तौर के ऊपर जो मरियम सफदर का कैंप है उसके अंदर खासी नापसंदीदगी का इज़हार किया गया है, वहाँ पर काफ़ी खलबली है, वहाँ पर काफ़ी जो है वो बेचैनी है। और अच्छी बात है, खुशाइंद बात है कि शरीफ फैमिली के अलावा भी लोग जो हैं अपने आप को क़यादत का अहल समझते हैं। थोड़ा सा हौसला उन्होंने किया है, लेकिन आगे बढ़ के उनको खुल के अपनी ख्वाहिश का इजहार कर देना चाहिए। आपकी जमात में भी डॉक्टर साहब भी हो सकते हैं, बहुत शेरवानियों के, देखिए डॉक्टर साहब क्यों, ऐसे तो अभी सेनेटर हैं वो नहीं, आपकी क्यों जिद है? आप 4 नामों के ऊपर क्यों कायम? मैं कहता हूँ 5वां भी हो सकता है। जिस तरीका कार से ये लाना चाहते हैं, मैं 5वां भी कोई भी आ सकता है। आप सेनेटर हो, नेशनल असेंबली कुछ भी ना हो, बेशक युगांडा के जो भी आ सकता है। जो तरीका कार मेरे भाई के जहन में है ना, उसमें ये सेनेटर वेनेटर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, वैसे ये जो 4 शख्सियात के नाम एहसन इकबाल साहब ने बगैर नाम लिए, पर नदीम मलिक साहब ने खैर एक्सपैंड कर दिया, बता दिया कौन भी है, बट फैक्ट ये है कि ये शेरवानियां और दिल के जो अरमान है वज़ीर आज़म बनने के, ये तो आपकी जमात में बहुत से लोग हैं। देखिए बुनियादी तौर के ऊपर कुछ लोग बेचारे वज़ीर आला बनने के लिए इतने डेस्परेट थे, ये तो मैं ज़ाती तौर पे देखें, बात ये है वज़ीर आला तो बनना एक अलग बात है। बुनियादी तौर के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर तो मौजूद जो हर शख्स है वो प्राइम मिनिस्टर बनने का अहल होता है, इसमें तो किसी किस्म की कोई जो है वो दो राय नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ मामला मुख्तलिफ है। जब ये बात हमें बोलते हैं, देखें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, पता है पीटीआई के अंदर एक ही प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, एक ही प्राइम मिनिस्टर है जो इलेक्टेड हैं, वो वज़ीर आज़म इमरान खान है। वहाँ कोई नाहली का कोई मामला नहीं है। यहाँ नाहली भी है, यहाँ नवाज शरीफ जो है वो मुल्क से बाहर भी भागे हुए हैं, यहाँ नवाज शरीफ को करप्शन के ऊपर सजाएं भी हुई हैं, यहाँ पर जो है वो उनकी साहबजादी की भी सज़ा मुअत्तल हुई है, उनकी सज़ा जो है वो ख़त्म नहीं होगी। लेकिन पीएमएलएन शहबाज शरीफ नहीं, शहबाज साहब के पीछे खड़े हैं, वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब तो टेक्निकली भी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। टेक्निकली वाला अगर हुकूमत आ नहीं, वहाँ फिर भी कंफ्यूजन है ना, फिर भी बहुत सारे लोग आप कहते हैं नहीं नवाज शरीफ नहीं बनाना है। बहुत सारे लोग अब शहबाज शरीफ के ऊपर भी केसेस है, 16 अरब का FIA का जाली अकाउंट्स का केसेस है, TTs का केस है, तलवार तो चल रही है ना। जहां हालात तो बड़े लोगों पे चलेगी। मुनीफ साहब, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, जहां हालात इस किस्म के हों, जहां मंजरनामा इस किस्म का हो, वहां अगर 4 लोगों के दिल में ये ख्वाहिश मौजूद है तो उस ख्वाहिश को पनपने देना, उसको आप क्यों दोबारा चाहते हैं? आपकी जमात में ऐसा कोई नहीं है जिसमें पंजाबी में कहते हैं जिसको वलस पढ़ रहे हो, जो चाहता हो कि यार इमरान खान साहब से नहीं चली, मैं आ जाऊं, मैं बहुत ही साफ शफाफ हूँ और मैं कमाल आदमी हूँ, ऐसा कोई भी नहीं। ऐसा कोई भी नहीं है, पक्की गल। जैसे आप सवाल कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा कोई नहीं है। चले, इनको नहीं लगता। आपने गलत बुलाए पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव, नजरियाती आदमी। मेरे दोस्त फैसल पाउडर साहब को बुलाना चाहिए था। अच्छा, उनसे हमारे भाई हैं, उन्होंने कुछ निकाल के रख देना था टेबल के ऊपर। जी मैंने आपको, आप अगला शो डॉक्टर साहब दा उन्होंने तक कराओ। जी मैंने तो आपको बताया अल्लाह ताला उनके वालिद को सेहतियाब करे, अल्लाह उनके वालिद को सेहतियाब करे। लेकिन आपको मालूम है कि उन्होंने काबीना की एक मजलिस में क्या कहा था, याद है आपको? हर अखबार में रिपोर्ट हुआ था। उन्होंने कहा था प्राइम मिनिस्टर साहब ये ताक लगा के बैठे हुए हैं, और इशारे नहीं, उन्होंने बिल्कुल सामने और नाम वो लेकर दबंग अंदाज में कहा था। He's very upfront in that. इस वजह से ये बेचारे हमारी तरह नजरियाती आदमी, आप इनसे गलत सवाल पूछ रहे हैं। आप फैसल वाउडर साहब को बुलाते, वो आपको बताते कि कौन कौन है, उसकी शेरवानी टाइट हो गई है या ढीली हो गई है। इंतजार में ढीली हो गई है, इंतजार में या टाइट हो गई है या ढीली हो गई। कुछ की खा के टाइट हो गई है, कुछ की इंतजार में ढीली हो गई है। अब कौन जाने किसकी ढीली हुई है और किसकी टाइट हुई है। यहाँ शेरवानी की बात, कुछ लोगों की पुट द थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं एक बात जरा हुक्म करें जी, ये जरा इसकी ऐसे इस तरह के स्लोगन्स की क्यों जरूरत पड़ती है? चले ठीक है, जलसा मजमा वहाँ पर हो, लेकिन मियाँ जावेद लतीफ़ साहब कुछ फरमा रहे हैं, जरा इसके इसको सुनिएगा। वो नारे लगा रहे हैं और ये बार बार क्यों जोर दे रहे हैं कि सिर्फ नवाज शरीफ, सिर्फ नवाज शरीफ। आप ऐलान कर रहे हो नवाज शरीफ सुनकर चंद हफ्तों में पाकिस्तान आने का ऐलान कर रहे होंगे।
शहूपुरियों, किसी मुस्लिम लीग की काल का इंतजार न करना, क्योंकि मुस्लिम लीग में मेरे जैसे कमजोर लोग दिल के हैं। पाकिस्तानी कौम का मौसम आएगा तो फिर पाकिस्तानी कौम ने उसका इस्तकबाल करने पहुंचना है। अब कमजोर दिल के कौन से मुस्लिम लीग के लोग हैं वो डॉक्टर साहब से पूछेंगे, लेकिन इस नारे की भी क्यों जरूरत पड़ी बार बार ये कहने की, जरा ये भी सुनिए। चौथी दफा वजीर आजम किसको बनाओगे? चौथी दफा वजीर आजम कौन? कोई और नहीं, 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 कोई नहीं, कोई और नहीं। ये तो जलवत की बातें। खलवत में भी मियां जावेद लतीफ़ साहब से जब आप पूछे तो वो यही कहते हैं कि यार सिर्फ हमारा बंदा एक ही है, मियां नवाज शरीफ, और वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाना है। आपकी जमात के बहुत से आपके कुलीग कहते हैं कि शहबाज साहब पार्टी इज़ बिहाइंड हिम, ही इज़ द पार्टी प्रेसिडेंट एंड ही इज़ द कैंडिडेट। इनको फिर बातें करने का मौका मिलता है कि वहाँ पार स्ट्रगल है आपकी जमात। मैं समझता हूँ जी कि खलवत में शहबाज शरीफ साहब भी यही कहते हैं, और मैं समझता हूँ कि जलवत में भी शहबाज शरीफ साहब यही कहते हैं। लेकिन क्योंकि एक आमराना निज़ाम चल रहा है, अल्लाह लंबी ज़िंदगी अता करे शहजाद अकबर साहब को और चेयरमैन नैब को, जब तक हैं, जब तक वो जाली मुकदमात में इसी तरह उलझा के, वही इन्होंने भाई ने 1990 का जिक्र किया, वैसे तो ये तहरीक उससे ज़्यादा पुरानी है कि कभी किसी को डिस्क्वालीफाई कर दो करप्शन में, कभी अदालत को इस्तेमाल कर लो, कभी किसी को बोलो 58(2)B लगा दो, जो भी चीज़ें मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते रहें। तो ये नारा तो तब तक ज़िंदा रहेगा जब तक इस्तेहसाल रहेगा। और ये बात ठीक है कि आपने टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर उनको नॉकआउट किया हुआ है, उनको डिस्क्वालीफाई किया हुआ है, ये बात ठीक है। मरियम साहबा को भी डिस्क्वालीफाई किया हुआ है, जिसके नतीजे में जो बात की थी अब्बासी साहब ने, वो भी बिल्कुल ठीक थी कि अगर उन दोनों को डिस्क्वालीफाई किया हुआ है तो पार्टी के हमारे जो सदर हैं वो शहबाज साहब हैं। लेकिन जलवत या खिलवत, आप शहबाज साहब भी पूछेंगे तो वो यही बात करेंगे जो जावेद लतीफ़ साहब ने किया। तो इसमें तो कोई इबाम नहीं है। हमारी पार्टी जमहूरियत के अंदर बड़ी सीधी सीधी चीज़ है जी। जमहूरियत जो है ना, डेमोक्रेसी, इट्स द आर्ट ऑफ बीइंग इन समवन एल्सेस इमेजिनेशन। और जो अवाम की इमेजिनेशन में है, जो अवाम के गुमान में है, जो अवाम के ख्वाबों में है, वही लीडर है। आप जो मर्ज़ी कर लें, आप उसको सज़ाएँ दे दें, आप फांसी दे दें। भुट्टो साहब ने 7 साल तो इक़्तिदार के लिए और 35 साल रूल किया मुल्क के ऊपर फांसी के बाद, बल्कि 50 साल 70 से जी। तो अब आप देखें कि उनका जो इक़्तिदार 40 साल है, जो उनकी फांसी के बाद है, वो ज़्यादा वज़नी है, या उनका इक़्तिदार जो 5-7 साल है वो ज़्यादा वज़नी है। यानी कि आप दोनों जमातों के डॉक्टर साहब यहाँ पर, जिस तरह फारूक साहब ने फरमाया कि इमरान खान साहब इज़ द ओनली पर्सन और पूरी जमात उनके, देखें, अगर ये आपके बारे में नहीं कह सकते तो सर आप इनके बारे में भी नहीं कह सकते। जब तक इमरान खान साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, मरियम साहिबा हों, शहबाज शरीफ साहब हों, बिलावल भुट्टो साहब हों या भुट्टो साहब हों, जब तक वो लोगों के गुमान में है ना, उन्हें कोई नहीं मिटा सकता। ये बात बड़ी सीधी सी बात है। तो वो जो शेरवानियाँ सिलवाना चाहते हैं, किसी की ढीली, किसी की तंग, जो हमने मजाक में बात की थी, वो करते रहे। वो मगर जिस दिन ये 50 रुपए का आटा 100 होने का बोझ इमरान खान नहीं उठा सकेंगे ना, जिस दिन 360 रुपए तोड़ा जो था आटे का, जो अब 750-780 रुपए हो गया है, ये वज़न इमरान खान साहब नहीं उठा सकेंगे। जिस दिन घी का डब्बा जो 148 रुपए का था, वो अब किलो जी, अब वो 360-380 रुपए का हो गया है। जब तक मूंग की दाल, चने की दाल, जब तक आटा, चीनी, राइस, ये वज़न जो इमरान खान साहब से पड़ रहा है ना, उसका ये नुकसान नहीं है कि जिन चीज़ों की हम बात करते हैं कि जी डील किससे होगी, डील क्या होगी। असल बात यह है कि जिस दिन ये आपके कैमरामैन की नज़रों से, गुमान से हट जाएंगे ना, उस दिन को कोई रिवाइव नहीं कर सकेगा, कोई इदारा रिवाइव नहीं कर सकेगा। सर मुझे एक बात बताएं, इसका मतलब है फिर सर आप फिर ये कहना छोड़ दें कि इनके ऊपर हाथ है, फलान है, फिर इट मींस इमरान खान साहब अगर आज भी हुकूमत चला रहे हैं और उनकी जमात उनके साथ खड़ी है इत्तेहादियों समेत, अभी उन्होंने आपको आउट नंबर किया बिल पास कराने में भी, इसका मतलब है इमरान खान साहब
आवाम की इमेजिनेशन में है, ये फार्मूला इमरान खान साहब का आवाम की इमेजिनेशन में है एंड इज स्टिल रूलिंग। ये मेरे ख्याल में पीटीआई का तो मौकफ यही है, हमारा मौकफ इससे मुख्तलिफ है। हम समझते हैं कि इनको नंबर 1 इलेक्शन के जरिए, उन्होंने खुद ही कहा था अंपायर की उंगली, आपको याद होगा, वो तो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि मुझे ये इलेक्शन का बोझ कोई नहीं है। बट नहीं सर, अभी तो नहीं वो कह रहे ना कि मुझे 18 में कोई लेके आया, ही इज नॉट एक्सेप्टेड, यू आर सेइंग कि ही इज सिलेक्टेड, ही इज इलेक्टेड। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप तमाम पुराने नारे देखें कि उनके जहन में गुमान में है क्या, तो वो तब से ये कह रहे हैं कि लोगो अंपायर की उंगली। जो शख्स अपने मुंह से ये कह रहा हो उसको आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि उसके गुमान में क्या है। और ये जो महंगाई जिसका मैंने जिक्र किया है कि 100% खाने पीने की अशिया महंगी हो गई, आलमी सतह पे जरा नहीं, अच्छा चलें, स्टिल रूलिंग। पहली बात तो 1 मिनट, आपने कहा ये फारग हो जाएंगे जिस दिन बोर्ड 60 साल जो है डिक्टेटर्स करते रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक में। आप इजिप्ट में देख लें, रूल करने से क्या होता है, रूल करने से आप आके खड़े हो जाएं। सर डॉक्टर साहब, अभी आपने फरमाया ना कि जब पहले मैं बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे तो फिर कोई इन्हें बचा नहीं पाएगा। मैं उसी तरफ आ रहा हूं, मगर इससे पहले मैं एक बात करना चाहूंगा। मेरे भाई ने कई दफा ये कहा है कि ये महंगाई जो है ये बैनुल अक़वामी है। दुनिया में 200 ममालिक हैं, दोनों 200 ममालिक बैनुल अक़वामी महंगाई से मुतासिर हुए। इसका मतलब है पाकिस्तान का नंबर 100वां होना चाहिए था, या 70वां होना चाहिए था, या 60वां होना चाहिए था महंगाई में, या 110वां होना चाहिए था, या 120वां। पाकिस्तान तीसरा सबसे ज्यादा जहां पे शराब महंगाई की बढ़ी है, तीसरा मुल्क है, तीसरा। पाकिस्तान से ज्यादा सिर्फ महंगाई अर्जेंटीना में और तुर्की में है। तो आप मुझे बताएं कि ये जो बैनुल अक़वामी महंगाई है ये किस वजह से सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर आफत गिरी है और बाकी तमाम ममालिक इससे मावरा हैं। दूसरी बात जो आपने की है, मैं ये कह रहा हूं कि हम समझते हैं कि इनका वक्त खत्म हो चुका है। मैंने आपके सामने पूरा कायदा रखा है, जी। और अभी आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं कि 350% बिजली की कीमत में इजाफा हो, 250% बिजली की कीमत में इजाफा हो गया, 350% गैस की कीमत में इजाफा। लोग ये बोझ जब नहीं उठा पाएंगे, जब लोगों के बच्चे भूखे मरेंगे, जो हो रहा है। मैं सड़क पे जाता हूं, मैं माली से पूछता हूं, वो कहता है 14 तारीख को मेरी तनख्वाह खत्म होगी, वो कहां से खाना खाए। फिर और ये यहां पे एक मिनी बिल के बाद दूसरे मिनी बिल के बाद तीसरा मिनी बिल ला रहे हैं, लोगों के दूध के ऊपर, दही के ऊपर, दवाइयों के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। अब वो 162 अरब का जो दवाई का टैक्स था, जिसपे इन्होंने कहा था कि 1 पैसा कीमत नहीं बढ़ेगी, तो ये पिछले 3 दिन में जो अदविया की कीमत बढ़ी है, ब्लड प्रेशर की और हार्ट अटैक की और शुगर की, फारूक साहब विल रिप्लाई टू दिस सर। बिल्कुल आप दुरुस्त कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात जो दीजिए हम पाएंगे, ये लोगों के गुमान से गिर रहे हैं, इनका खेल खत्म होने को। खोखा साहब मुझे एक बात बताएं, ये जब आज भी कहा जा रहा है कि इनका खेल खत्म होने का, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मुझे सिर्फ इतना बताएं, क्या ये बात कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है कि जब हम ये कह रहे हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि जी जिस दिन ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आपको पता है कितनी महंगाई है, आपको पता है आवाम कितने तंग है, हम यहाँ पर क्लिप्स भी लोगों के चलाते हैं, बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। कोई कहता नहीं कि जिनके खिलाफ 4 बंदे साजिश कर रहे हैं, इमरान खान साहब को हटाना चाह रहे हैं, मियाँ साहब तो चले, मुस्लिम लीग नून तो वैसे ही इस वक्त अपोजिशन में है। फैक्ट ऑफ द मैटर है कि इमरान खान साहब आज भी गवर्न कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, एंड ही इज स्टिल वेरी पावरफुल, मतलब एटलीस्ट ही सीम्स पावरफुल। नवाज शरीफ साहब तो एग्जाइल में है, क्या लोगों की इमेजिनेशन में नहीं है? इस लिहाज से जो एग्जाइल में गया वो खत्म हो गया। ठीक, चले आप दुरुस्त कह रहे हैं जी। इन तमाम ये चीज़ें जिनकी अभी डॉक्टर साहब ने राइटली जिक्र किया, उससे पहले की जो हमारी कॉन्वर्सेशन थी वो तो कॉन्वर्सेशन थी ही नहीं, उसमें तो हम बस ऐसे ही सियासी बहस कर रहे थे कि फ़लाने ने ये कह दिया, फ़लाने ने ये कह दिया। जो असल हकीकत है वो तो वही है जो डॉक्टर साहब ने बयान की है कि इस वक्त अवाम किस कर्ब से गुजर रहे हैं, और ये आइडियल सूरत हाल है। मैं तो पहले भी कहता रहा हूँ किसी भी अपोजिशन जमात के लिए कि जिसमें अवाम तंग हो, बदहाल हो, महंगाई से उनका जीना मुश्किल हुआ हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर पाबंदियाँ हो, मीडिया के ऊपर अटैक्स हो रहे हो, जर्नलिस्ट के ऊपर। कैपिटल इस्लामाबाद माशाल्लाह इनके दौरे हुकूमत में दुनिया में सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन मुल्क बना, ये एजाज़ भी इनको हासिल हुआ। जुडिशरी, जो जजेस जो हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर कोई फ़ैसला देते हैं तो उसमें जजेस को टारगेट किया गया। तो ये ऐसे हालात हैं कि जिनके अंदर कोई अपोजिशन जमात अगर खुलकर मैदान में आए और आने की कोशिश करे तो उसको यकीनन पजीराई मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली सच्ची बात तो ये है कि सियासत इस वक्त थोड़ी कम हो रही है और तमाम जमातें पिंडी की तरफ ज़रा ज़्यादा देख रही हैं। तो आप ये देखिए ना, ये जो डील की बातें होती हैं, ये सारा ये क्या कॉन्वर्सेशन, मतलब सर हुकूमत, PMLN, इवन पीपल्स पार्टी, क्या कॉन्वर्सेशन है ये इस कॉन्वर्सेशन से 3.5 साल हो गए।
अब इन 3.5 सालों में हमने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद मूव की, उसमें हमें नाकामी हुई, 2 दफ़ा हमें नाकामी हुई, और दोनों दफ़ा नाकामी के जो मुहर्रकात थे वो यही थे कि मैंने और डॉक्टर साहब ने उस दिन जहाँ पे इलेक्शन हो रहा था वहाँ पर हमने दरियाफ्त किए, कैमरे दरियाफ्त किए, नई तर्ज के कैमरे दरियाफ्त। वो इस हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा स्कैंडल हो सकता था। उस दिन इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए थे। एक वाटरगेट स्कैंडल के बराबर एक पाकिस्तान की तारीख का वो स्कैंडल बन सकता था, और उस तरह सारे इलेक्शंस मैनेज किए जाते रहे। तो जो मैनेजमेंट है, कई दफ़ा मजाक के अंदर शारतन लोगों ने कहा कि कम से कम वो साहब ही बदला लें कि जो अपोजिशन के लिए रखे हुए हैं और जो हुकूमत के लिए रखे हुए हैं, जो कौमी असेंबली में अपोजिशन को डील करते हैं या जो डेडिकेटेड लोग होने चाहिए। तो आपने डेडिकेटेड का, मैं एकदम वो डैडी पे रुक गया। तो जो हाइब्रिड निज़ाम है, इस हाइब्रिड निज़ाम में हमने तो ये देखा है कि इसकी वजह से मुल्क की जो फंक्शनिंग है वो इतनी कॉम्प्लिकेट हो गई है कि आज से 1 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले आप ही के टीवी चैनल के ऊपर बैठकर मुल्क के वजीर खजाना कहते हैं जी कि हमें IMF की तरफ से टफ नेगोशिएशंस और टफ शराइत का इस वजह से सामना है कि जियोपॉलिटिकल सूरत हाल तब्दील हो गई। अब जाहिर बात है वो, और फिर उन्होंने खुलकर कहा भी कि अफगानिस्तान की तरफ उनका इशारा था। तो हमने कलेक्टिवली मुल्क को ऐसे मुकाम पर ला खड़ा किया है कि जहां पर हमने इस मुल्क में डिक्टेटरशिप्स के एक्सपेरिमेंट्स को भी हमने देख लिया, यहाँ पर हमने डेमोक्रेसी को सैबोटाज करते हुए भी देख लिया, और यहाँ पे अब ये नया एक हाइब्रिड निजाम का एक्सपेरिमेंट अपने जो मंतकी अंजाम को पहुंचने वाला है उसको भी हमने देख लिया। बट मुझे तो इस सारी सूरत हाल में आप ये सारा कुछ देख रहे हैं, ये आपकी जमात अपोजिशन में, मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में, क्या बहसियत जमातें आप लोगों ने कुछ नहीं सीखा? बिकॉज आप खुद फरमा रहे हैं कि तमाम जमातें बकौल आपके पिंडी की तरफ देख रही हैं। अगर देख रही हैं तो फिर आप लोगों ने बहसियत कौमी जमातें, बहसियत अपोजिशन जमातें क्या देखा, क्या सीखा? देखिए यही तो सैड रियलिटी, इट्स अ सैड रियलिटी के अवाम पिसते चले जा रहे हैं, और अवाम को अब एक थोड़ी सी, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बिलावल साहब की तरफ से एक बहुत अच्छी कोशिश हुई है कि जो उन्होंने तमाम अपोजिशन की जो आपस के इख्तलाफात हैं उनको साइड पे रखते हुए उन्होंने अपनी तरफ से एक लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। उससे क्या होगा वैसे फ्रैंकली? एटलीस्ट लोग तो, मैं ये समझता हूँ कि लोग तो ये चाहते हैं कि उनके इश्यूज के ऊपर कोई लोग बाहर निकलें, जमातें बाहर निकलें, जो उनके रोजमर्रा के इश्यूज हैं वो हाईलाइट हो। बट आपके ख्याल में ये आर दे बिकमिंग इररेलेवेंट एज वी, बिकॉज एवरीबडी सेज ना, मरियम नवाज शरीफ साहब ने आज भी कहा इनके तो दिन गिने जा चुके हैं, बट अगर मैं रिकॉर्ड देखूं पूरी PDM का, अपोजिशन का, आपने नंबर्स नाम दिए 31 दिसंबर, फलानी जनवरी, वो सब गुजर गया, कुछ भी नहीं हुआ। देयर स्टिल है जी एक बड़ी एक PDM की जो तारीख है, जो छोटी सी तारीख हमारे पास 1.5-2 साल की, वो बहुत बड़े फेलियर्स की है। हाँ, मतलब कि उसमें मुतअद्दिद दफा तारीखें, मुस्कुरा सकते हैं, आपका राइट, मुतअद्दिद दफा तारीखें दी गई, कुछ भी नहीं फिर हुआ। उसमें पीपल्स पार्टी के ऊपर एक अनड्यू प्रेशर डाला गया कि जी कि आप रेजिग्नेशन जो हैं वो जमा कराएं। आज तक बाकी दीगर जमातें जो हैं वो कौमी असेंबली में भी बैठी हुई हैं, सेनेट में भी बैठी हुई हैं, किसी ने कोई रिजाइन नहीं दिया, लेकिन सारा का सारा उन्होंने प्रेशर पीपल्स पार्टी के ऊपर डाला, और फिर मुतअद्दिद तारीखें भी दी। ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जिस, और ये जाहिर बात है जो PTI के दोस्त हैं उनको ये बात तो नहीं पसंद आएगी, लेकिन इनके अपने मेंबरान भी अब जिस गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं, अपनी रिजर्वेशंस का इजहार कर रहे हैं, वो इस चीज़ की अलामत है कि लोग बड़ा सीरियसली अनकंफर्टेबल होना शुरू हो गए। वो उनके MNAs MPAs, जाहिर बात है फारूक भाई जब फैसलाबाद जाते होंगे तो कोई ना कोई एक वहाँ का शहरी इनसे ये सवाल तो पूछता होगा कि भाईजान, नहीं वो इनसे पूछता है पर ये बताते नहीं है, दिल में रख देते हैं, वो कुछ और हैं जो बता देते हैं। नहीं, लोग अब बताते हैं जी, मैं नहीं ये समझता। नहीं, मैंने कहा इनको बताते होंगे, ये दिल में रख लेते होंगे ना, आगे बताते नहीं है, लेकिन इनके बहुत से कुलीग्स आके बताते हैं। आलम को देखें और खटक साहब को देखें, दोनों ने अवामी मुकदमा पेश किया। खटक साहब ने कहा गैस देनी है या नहीं देनी, हाँ। और उन्होंने कहा कि ये 3 रोज जो हैं इनके ऊपर, इनको ECL में डाल दो, ठीक हो जाएगा। तो ये क्या है? ये मेरे ख्याल में, और इस सारे माहौल में जो हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही है वो ये हो रही है कि जी कि 4 लोग उधर तो 4 लोग और अभी आप खुद बता रहे थे कि हर बंदा उधर देख रहा है। ये भी बदकिस्मती है ना जी, ये भी जमातों की बदकिस्मती है। एक ब्रेक के बाद जी, क्या वाकई पाकिस्तान की हुकूमत इतनी अनपॉपुलर है कि वो जा रही है? क्योंकि अब ये फाइनली बातें होने शुरू होगी और वेज एंड मीज तलाश किए जा रहे हैं। कोई कहता है जी हम तरीके अदम एतमाद कामयाब कर लेंगे अगर फलाने का हाथ ना हुआ, ये ना हुआ, वो ना हुआ। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
मरीम नवाज शरीफ साहबा उन्होंने कहा लगता है कि बस ये हुकूमत के चंद दिन रह गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फरमाया कि ये हुकूमत गिरा कर दिखाएंगे। भाईजान आप जा रहे हैं नहीं जा रहे हो तो तुसी दस दो, मतलब खोकर साहब और डॉक्टर साहब की जमातों से तो किसी का कोई उम्मीद नहीं रही है। देखें बड़ी सादा सी बात है कि बुनियादी तौर के ऊपर पहले ऑपोजिशन खुद तो खड़ी हो जाए, ये तो एक दूसरे को गिराने के ऊपर लगे हुए हैं। आप मुझे ये बताएं कि एक मार्च जो है वो बिलावल ने करना है, एक मार्च जो है वो पीडीएम यानी कि जो सरकटी पीडीएम है जिसमें जो पीएमएलएन है या फजल रहमान है उन्होंने एक मार्च करना है। ये कितने मार्च इन्होंने करने हैं? ये मार्च करते करते इन्होंने अपना जो है वो क्विक मार्च करवा ली है। आप ये देखें जिस दिन वज़ीर आज़म साहब असम्बली से मुंतखब हुए इन्होंने उस रोज़ ही कह दिया कि हुकूमत नाकाम हो गई। उसके बाद जो है कोई ऐसा मौका इन्होंने हाथ से नहीं जाने दिया। इनके आप लॉन्ग मार्चेस देख लें, इनके आप जो है वो जलसे, जुलूस, अदम एतमाद, इस्तीफ़े, इनकी हुकूमत को घर जाने की जितनी तारीखें ये देते रहे हैं। और आपको याद होगा अच्छी तरह वो बयान आपके पास कहीं भाईजान ये कहते हैं आप एक दिन की मार नहीं है अगर आपके ऊपर हाथ ना हो किसी का। सुन लेना, ये कहते हैं ना कि नंबर गेम में तो ये आपको ले जाएंगे, आपके अपने एमएनए इनके साथ सुन तो लेना। असल मसला ये है कि जो साये का मसला है वो इनका है, हमारा नहीं है। हम तो 22 साल जदोजहद के बाद आए, 1,70,00,000 वोट लेकर आए। शेख रशीद साहब ने खुद कहा फलाने का हाथ है, तुझे साया ले आए हो यार, हाथ तिलिस्माती चीजों का जिक्र ना करें, मैं डर जाता हूं कमजोर दिल का आदमी हूं, तिलिस्माती चीजों का जिक्र ना करें। बड़ा सादा सा मामला है, इसको जरा कोई कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, जहां पर इतनी नाकामियां इनको हुई हैं, मुझे आप ये बताएं ना, ये बजट भी पास हो गया। इन्होंने कहा जी इनके 30 अरकान हमारे साथ हैं। फोन आए नहीं, ये फोन जो है इनको उसी वक्त याद आते हैं, उससे चंद दिन कबल ये कहते अच्छा, नहीं केपीके का नतीजा है। एक मिनट केपीके का नतीजा है। इन्होंने कहा जी नहीं सर से हाथ उठ गया है, कोई न्यूट्रल हो गया, बड़े सर्टिफिकेट बांटे गए। उसके बाद जो है वो फोन कॉलों पे रोना। अच्छा मेरी बात सर एक मिनट नहीं मनीष साहब, एक मिनट मुझे बात मुकम्मल। देखें इनका आलम उन जो है ना वो बच्चों की तरह है जो क्रिकेट मैच के दौरान जो है वो अगर तो हार जाएं तो वो कहते हैं मेरे साथ जो है वो धांधली हो गई है, मेरे साथ जो है वो रोंदी हो गई है। अगर मैच जीत जाए तो ये कहते हैं जी नहीं मैं बड़ा अपनी काबिलियत पे जीता हूँ। तो भाईजान 2013 में आप भी यही कहते थे, हो गया, आप भी 2013 में यही कहते थे हम इलेक्शन हार गए, धांधली हुई है। ये तो फिर अभी हमने तो देखें उसके ऊपर तो ये तो लूजर सिंड्रोम है ना, जेड़ा हार जाओ कहते धांधली। लूजर सिंड्रोम नहीं है, वहाँ हमने तो पूरी जदोजहद की और हम हकायक और सबूत भी जमा करके लेकर आए थे क्या हुआ। लेकिन इन्होंने सवाए रोने धोने के इन्होंने कुछ नहीं किया। 3.5 साल गुजर गए हैं, हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी। वो कहते हैं मेरी बात सुने, वो कहते हैं आप अपने जोरे बाजू पर खड़े हो यार। मुझे बताएं, मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने भाई, जो मर्जी यार ये शेख रशीद साहब को चलाएंगे, जो मर्जी कहते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और आमिर लियाकत को भी चलाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीफ माइनस है पाकिस्तान की सियासत में। ये चाहते हैं कि जो सर इमरान खान के हाथ पर रखा गया वो इनके हाथ पे रखा जाए। ये है सियासत। वो हाथ इनकी गर्दन पे तो आएगा, इनके सर पे नहीं आएगा। सर हाथ पे नहीं, यानी कि हाथ पे सर रखा गया, वो कहते हैं गर्दन पे आएगा। अब मुझे बताएं सर किसका हाथ इमरान खान साहब के सर पे? नहीं देखें बुनियादी तौर के ऊपर अवाम का हाथ है और किसका हाथ? अवाम ने इनकी गर्दन के ऊपर हाथ पहले भी डाला है, आप भी डालेंगे। पूछ रहे हैं, आपको नहीं पता? बुनियादी तौर के ऊपर समझ नहीं आ रही ना, कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है। देखिए बात यह है कि समझने वाला मामला जो है जो समझ जियो को बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया है। नहीं देखे जो समझदार हैं उनको सारी समझ आ जाती है। सिर्फ मामला ये है कि इन्होंने बार बार घुमा फिरा के जो एक बात की है, जो खोखर साहब ने बात की, वो सच्ची बात इन्होंने की है कि जहां पर इन्होंने एक दूसरे के साथ जहां लड़ाई झगड़ा शुरू किया वो इनकी अपनी नाकामी है। अब आसिफ अली जरदारी कहते हैं नवाज शरीफ वापस आए फिर हम इस्तीफे दे देंगे, वापस नहीं आते फिर हम नहीं देंगे। दोनों ढूंढ रहे हैं उधर। देखें ये तो इनका काम है, ये बताएंगे इनको डील चाहिए नहीं चाहिए, क्या ढूंढ रहे हैं क्या नहीं ढूंढ रहे। मुलाकात हुई और ये 4 लोगों ने कहा हम भी पड़े हैं राहों में, हमें देखे नवाज शरीफ साहब ने बड़ा बुरा किया। नहीं देखें वो तो 4 लोग हैं ना, अगर वो 4 लोग सच बोल रहे हैं तो उनको बोलने दें। आप अपने शो से अप्रिशिएट करें उन 4 लोगों को और कहेंगे मैं तो उनको भी अप्रिशिएट करता हूं सुन जो आपकी जमात में है, जो अचकने से लाके जो हमारे वालों को देखें, आप हमारे वालों को भी चलें कर लें, लेकिन आप पहले इधर तो अप्रिशिएट करें। मैं आप ये कहें
8 को सुन लेना, appreciate करता हूं। आप ये कहें मैं ये 4 को भी अप्रिशिएट करता हूँ, 4 के बाद अगर कोई 5वां भी है तो मैं उसे भी अप्रिशिएट करता हूँ। आपको मुबारक हो, आप भी उस उसके अलावा देखें क्विकली मुझे जरा जवाब दिले दें। डॉक्टर साहब ने कहा जी महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है, हाँ। और वो महंगाई जो है वो दुनिया में पाकिस्तान का जो है वो 3रा नंबर है। डॉक्टर साहब को मैं कहता हूँ थोड़ा सा स्टडी कर लें, चेक कर लें। आज अमेरिका के अंदर 1982 के बाद, यानी आज 2022 है, 40-42 साल उनका रिकॉर्ड टूटा, 7% इन्फ्लेशन हो गई है। आज जो कंज्यूमर उनकी प्रोडक्शन इन्फ्लेशन है चाइना की, उसका 25 साल रिकॉर्ड टूट गया। जर्मनी में, फ्रांस में, यूके में बोरिस जॉनसन को उनके एमपीज पार्लियामेंट में तनकीद हो रही है, वहाँ पर ऑयल की, गैस की प्राइसेस बढ़ गई हैं। पाकिस्तान में मुझे बताएं ना, कौन से नवाज शरीफ गैस के कुएं ईजाद करके गया था? कौन नवाज शरीफ यहाँ पर पाम ऑयल, एक मिनट कुएं नहीं छोड़ के जाएंगे। नहीं, सुन लेना जरा, 3 बार हुकूमतें इन्होंने की है ना, 30 साल से इक़्तिदार में ये रहे हैं। कौन से यहाँ पर जो है वो पाम ट्रीज लगा के गया था? खुर्दनी तेल की बात की, खुर्दनी तेल जो है वो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। जो 200 वाला खुर्दनी तेल था वो 350 का इस वजह से हुआ कि आलमी सतह पर 100% कीमतों में इजाफा हुआ, पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा हुआ, दालों की कीमतों में इजाफा हुआ, जो कंटेनर शिपमेंट है, एक मिनट, आपकी जो सप्लायर्स हैं उसके अंदर आपके इजाफा हुआ। आज भी पाकिस्तान के अंदर जो चीजें पाकिस्तान के अंदर पैदा होती हैं, टमाटर हो, प्याज हो, सुन लें, अंडे हो, ग्लोबल फिनोमेना पिछले साल यार, बट आप कंपेयर करें ना, हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी, आप अमेरिका के साथ जाकर यहाँ पर कैपिटा के साथ आपका जो है वो कंपैरिजन नहीं हो रहा। मुझे आप ये बताएं, आप ये बताएं, एक मिनट, आप पर कैपिटा का सवाल उस वक्त मेरे से करें जब आपकी जो है वो जीडीपी का साइज बहुत बड़ा आप छोड़ के गए थे, और हमने जो है उसको कम कर दिया। हम जीडीपी को हमने तो बढ़ाया है, आइंदा साल की भी आपकी अच्छी आ रही है। हमने एक्सपोर्ट्स में इजाफा किया, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन में इजाफा किया, हमने कोविड के बावजूद लोगों की जो रोजगार थे उसको रीइंस्टेट करवाया। आज जब आप आए थे ना, आपने कहा $19 का करंट अकाउंट डेफिसिट है, आज वो कहाँ है? नहीं, करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह 2-3 वजूहात हो सकती है। एक नई मशीनरी आ रही है, $2 अरब की हमने मुफ्त वैक्सीन लगा दी है लोगों को, 250 अरब रुपए की वैक्सीन लगाई है, ठीक है। लेकिन ये क्रेडिट्स हैं हमारे। सोशल प्रोटेक्शन पे देखें ना, लोगों के लिए हम हेल्थ कार्ड लेकर आए हैं, बिल्कुल ठीक है, तो मैं अप्रिशिएट करता हूं सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम्स जितने बहुत अच्छे हैं। एक मिनट 3 मरला 5 मरला 10 मरले के घर का लोगों को मालिक बना रहे हैं पहली बार। 150 अरब रुपए से जायद के 50 लाख देने हैं घर आपने, नहीं 50 लाख हमने तो पूरा एक इकोसिस्टम बना दिया। ठीक है, 50 लाख से जायद भी बढ़ सकता है। चलो इकोसिस्टम बढ़िया जड़ा बढ़िया। बहरहाल इनके ऊपर अवाम का हाथ है जी। अब मैं खोखर साहब या डॉक्टर साहब, आप में से जो पहले एड्रेस करना चाहे। मैं सिर्फ बड़ा क्विकली एक चीज इतना कहना चाहता हूँ, फिर डॉक्टर साहब उस पर अपना मौक़िफ़ देंगे कि आज बड़ा इंटरेस्टिंग एक सवाल किया मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब के जो साहबजादे हैं, उन्होंने रेलवे के मुतालिक उन्होंने सवाल किया, और उन्होंने सवाल पूछा सेनेट में कि ML1 जो है उसके ऊपर हमें बताया जाए कि CPEC के तहत और चाइना से एक बड़ा प्रोजेक्ट होना था पाकिस्तान में, पूरी हमारी रेल में के निज़ाम में बेहतरी आनी थी, तो उसका क्या बना। जो सरकारी तौर पर जवाब दिया गया उसके मुताबिक 2020 से 2 साल हो चुके हैं, हमारी रिक्वेस्ट पेंडिंग है बिफोर द चाइनीज अथॉरिटीज, और उसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं। आप सिर्फ मईशत को रोएंगे या फॉरेन पॉलिसी का आप हाल देख लें कि वो क्या हो चुका है। चाइना वो मुल्क जिसने अरबों डॉलर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट किए, 2 साल हो गया ML1 के ऊपर जरा बराबर प्रोग्रेस नहीं है। नॉट इवन ऑन स्नेल स्पेस, नॉट इवन ऑन स्नेल स्पेस। गुजारिश ये है कि हम इंटरनेशनली हमारे जो एक परसेप्शन दोबारा अफगानिस्तान की वजह से जनरेट हुआ, उसका हमें नुकसान, चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं, वेस्ट की नज़रों में हम ठीक नहीं, IMF के ऊपर अब प्रेशर है, वजीर ख़जाना ने तस्लीम कर लिया, उसकी वजह से हमें सख्त शराइत का सामना है। तो हम मुल्क को लेके किस तरफ जा रहे हैं? आप ठीक है, आप दुनिया में भी अकेले हो रहे हैं, फाइनेंशियली भी वीक हो रहे हैं। आपके यहाँ टेररिज्म का जो स्पेक्ट्रम है, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, जो हमारी बाढ़ के साथ जब रॉ और NDS जिनको हम कहते थे कि वहां पर हैं, और वो पाकिस्तान के अंदर सारी दहशतगर्दी करा रहे हैं, किसी ने बाढ़ उखाड़ी है हमारी वहां पर। वैसे ये वाकयात वहां पर शुरू हुए, वेरी डिस्टर्बिंग। और फिर पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के जो वाकयात शुरू हुए, तो हम तो ये समझ रहे थे कि जी कि हमें तो ये बेचा जा रहा था कि जी ऐसा कुछ नहीं होगा। इस्लामाबाद में कल रात को
एक पुलिस हेड कांस्टेबल शहीद हुए, मुनव्वर खान उनका नाम था, और 2 जवान जख्मी हैं, अभी भी अस्पताल में पड़े, और ज्यादा शक यही है कि यही तंजीमें उनके पीछे। तो हम फिर कहाँ खड़े हैं? डॉक्टर साहब के पास आएंगे जी एक ब्रेक के बाद, और क्योंकि फर्क बिल्कुल वाजे कर दिया वंस एंड फॉर ऑल, और कि ये जो जितना तासुर है वो अवाम का हाथ है, और अवाम का हाथ हुकूमत के ऊपर रहेगा और रहता भी है, और लग भी रहा है कि आगे भी रहेगा। एक ब्रेक के बाद जी डॉक्टर साहब के पास आएंगे, फारूक साहब भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर साहब भी साथ हैं। डॉक्टर साहब, ये इतना डेफिनेटिव जब आप कह देते हैं, ये सियासी स्लोगन होते हैं। जब मरीम नवाज शरीफ साहब आज बात तशरीफ लाई अदालत के बाद, तो उन्होंने कहा जी कि चंद दिनों की मेहमान, चंद दिनों, अब तो लोग भी शायद इन चीज़ों से बोर हो गए हैं। और आपने फारूक साहब को तो सुन लिया कि आप जो भी तासुर देते रहें कि जी तरीके एतमाद उस सूरत में कामयाब होगी अगर इंडिपेंडेंटली उसको किसी ने छेड़खानी ना की, अगर फलाने की फ़ोन कॉल ना आई। ये तासुर ये कहते हैं कि जी बिल्कुल वेल प्लेस नहीं है, देयर इज़ नो एविडेंस, और हुकूमत अगर आपकी बयानबाजी पर देखा जाए तो फिर तो ये कहीं नहीं जाएंगे। देखें, हुकूमत गिरे या ना गिरे, हमारा ये हक नहीं है, हमारा ये फ़र्ज़ है कि अवामी मुकदमा जो है वो हम पेश करते रहें, और हम ये कहते रहें कि जिस तरीक़ाकार से हुकूमत चल रही है इसे गिर जाना चाहिए, और ये गिर जाएगी। उसकी वजह ये है कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे भाई ने जिक्र किया रोंदी का। रोंदी तो सिर्फ अवाम के साथ हुई है और किसी के साथ रोंदी नहीं हुई। 2018 में जो 1 रुपया था वो 40 पैसे रह गया है। 2018 में जो 30,000 रुपये की तनख्वाह थी उसकी इस वक्त कीमत 12,000 रुपये है। इनकी अपनी डिवैल्यूएशन के हिसाब से गिन लें, 100 रुपया 40 पैसे का रह गया तो 30,000 12,000 का रह गया। अब मैं आपके सामने ये कहता हूँ कि जिस अवाम का इनके सर पे हाथ है, ये आपके सामने लोग बैठे हैं हमारे प्रोग्राम में, इनसे पूछ लें, इनसे पूछें कि ये 30-35 हज़ार रुपये में गुजारा, आप बजट बना दें मुझे, आप मुझे दिखाएं कि 30-35 हज़ार के अंदर किसी को कहा जाए कि तुम 3 बच्चों को स्कूल भेजो, 9,000 रुपये, एक खोली का किराया दे दो 12,000 रुपये, राशन डलवाओ, राशन छोड़ दें, पेट्रोल कहाँ से डलवाएं यहाँ पे आने जाने के लिए? ये लोग जो आपके पास आते हैं, जो सारा दिन आपकी खिदमत करते हैं, ये पेट्रोल किधर से डलवाते हैं? इनकी मोटरसाइकिलों में क्या डलता है? आपने शब खून मारा, जिस दिन 4-4-4 की तकरार की, उससे 1 रात पहले 4 रुपए आपने तेल की कीमत बढ़ाई, उससे 2 दिन पहले 4 रुपए आपने बिजली की कीमत बढ़ाई। ये 4-4-4 की तकरार इस वजह से है कि ये जो 30,000 रुपए कमाने वाला शख्स है, जिसकी कीमत 12,000 रुपए रह गई है, जो बिजली का बिल दे तो बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता, बच्चों को स्कूल भेज दे तो माँ बाप की दवा नहीं ला सकता, माँ बाप की दवा ले आए तो घर की गैस कट जाती है। ये कौन है? इसका मुकदमा, इसका हाथ है इनके सर के ऊपर, और ये चल रहे हैं। भाई पूछ लें अवाम से, अवाम का हाथ है तो अवाम का हाथ है। ये अवाम अगर खुदकुशी करना चाहती है, अगर ये मुकदमा है इनका कि ये खुदकश अवाम है जो अपने बच्चों को फांसी पे चढ़ाने के लिए तैयार है मोहब्बत में इनकी, तो ठीक है, मैं क्या कह सकता हूं। आप ने ना कैमरा बाहर निकले, आवाम से पूछें, कैमरा छोड़ें, बहुत सारी चीजें तो हम चला भी नहीं सकते सर। अभी आपने ये रिजल्ट देखे हैं केपी में, इनको बोले ना इलेक्शन क्यों डिले कर रहे हैं, करवाएं, अब करवाएं ना इलेक्शन, जरा आपको पता चले कि किस अवाम का हाथ है आपके सर के ऊपर। यार वो ठीक है, मेरी बात तो मुकम्मल होने दे जी, मेरी बात तो मुकम्मल होने दे। खुर्दनी तेल का इन्होंने जिक्र किया, खुर्दनी तेल के सीड के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया। इन्होंने गरीब आवाम को महीने में एक दफा या हफ्ते में एक दफा खाने को जो गोश्त मिलता है वो क्या है प्रोटीन्स के लिए, वो चिकन है। इन्होंने चिकन की फीड यानी वो खाना जो चिकन खाता है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, यानी चिकन भी महंगा हो जाए, दवाइयां भी 162 अरब की महंगी हो जाए। हाथ अवाम का इनके, और वैसे मजे की बात है डबल रोटी महंगी है, मैंने बेकरीज के वो इनवॉइसेस देखी होगी, डबल रोटी दवाइयां तो महंगी हो गई है। अखबार की, हेलो एक मिनट, अखबार टैक्स मेरा चोरी होता है, गरीब आदमी को 60 डबल रोटी। मेरी बात सुने, आप ऐसा करें कि अखबार की खबर दिखाएं मेरे भाई को कि 3 दिन में क्या क्या दवाइयां महंगी हुई हैं। अगली बात सुने, इन्होंने कहा कि 162 अरब की दवाइयां जो महंगी हुई हैं ना, हम ये वापस कर देंगे 48 घंटे में। अगर वापस करनी है तो ले क्यों रहे हैं? वो कहते हैं डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, वो कहते हैं डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। ये क्या बनाना रिपब्लिक है? यहाँ पे अनडॉक्यूमेंट। यार मेरी बात तो कर लेने दो भाई। मैं तो नहीं, आपकी बारी आएगी, जरूर बताएं। पूरे पाकिस्तान के अंदर एक भी केमिकल का मॉलिक्यूल बगैर डॉक्यूमेंट हुए नहीं आ सकता। क्या यहाँ पे वो ड्रमों के अंदर और शिप स्मगल होती हैं?
हर चीज पोर्ट के ऊपर जो आती है, दवाई के जो बड़े बड़े ड्रम्स आते हैं वो डॉक्यूमेंट होती है, तो फर्दर डॉक्यूमेंटेशन क्या करनी? डॉक्यूमेंटेशन तो पोर्ट ये में बात पड़ी आपने है। पहले भी, डॉक्टर साहब वक्त खत्म हो गया। मैं फारूक साहब, अवाम आपसे नाराज है, महंगाई का अखीर है, आप किसी और ताकत की वजह से यहाँ बैठे हुए हैं और इसीलिए रह रहे हैं, अदरवाइज आपकी हुकूमत जाती है नहीं जाती, बट यू हैव लॉस्ट द पब्लिक सपोर्ट। सर बात ये, वो तो इनकी नाहली है, वो तो इनकी बेबसी है। मसला ये है कि अगर मैं गिनाने लग जाऊँ, मतलब 2004 के अंदर जो है वो चीनी जो है वो 20 रुपए किलो थी, आटा जो है वो 10 रुपए किलो था, नून लीग के दौर में आए तो वो 60 रुपए 70 रुपए किलो पहुंच गई। उसके अलावा जो है वो डॉलर जब ये छोड़ के गए हैं तो 120 रुपए के ऊपर ये छोड़ के गए थे। ये तो एक लंबी कहानी है। बुनियादी तौर के ऊपर क्या मामला है? बुनियादी तौर के ऊपर मामला ये है कि नवाज शरीफ जो है वो मुल्क से बाहर है, पूरा खानदान जो है वो लूटमार करता रहा। उस वक्त इनको अवाम का ख्याल नहीं आया। इससे फर्क पड़ता है अवाम को? नहीं, जो नहीं पड़ता है। महंगी डबरोटी नहीं, आप क्या कहते हैं? आप करप्शन जायज बना रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा। जो काम ये करते रहे 30 साल में, आप उसको बैक करना चाहते हैं? जो 30 साल तो पाकिस्तान में बढ़ साल गई में ये है, काम करते रहे, आप उसको जायज बनाना चाहते हैं? मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जो बेचारा डबरोटी ला रहे हैं, फिर आप उसको बुरा कहें ना। हम करप्शन करते मैंने कब कहा? बहुत अच्छी बात है, लोगों का दूध महंगा कर दिया जाए। हम करप्शन करते रहे, लोगों का आटा महंगा कर दिया जाए। ये कैसी करप्शन थी जिधर लोग सहूलत से रह रहे हैं? बड़ा सादा सा मामला है। जो इनकी नाकामियां हैं वो इनकी नाकामियां हैं। हम आवाम के साथ जो है आवाम को जवाब दें। आगे महंगाई के चैलेंजेस हमें भी हैं। हम इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, वो हम कर रहे हैं। चले आवाम को पता चलेगा जी ये इकोनॉमी डॉक्यूमेंट हो रही है या महंगी डबरोटी है या बच्चों के दूध के ऊपर टैक्स लग रहा है नहीं लग रहा है, ये खैर आवाम बताएंगे जी। और हुकूमत ये कहती है कि आवाम का हाथ हमारे सर पे है। अब ये आपने बताना है जो कि पाकिस्तान की आवाम है कि क्या आपका हाथ इस हुकूमत के सर पे है या नहीं। हाँ चलें, ये भी डॉक्टर साहब के बकौल, ये भी इसका फैसला भी आपने इलेक्शनों में करना है। प्रोग्राम देखा जी आपने, फीडबैक दीजिएगा, देखते हैं। खुदा हाफिज़।